हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं? देखिए, 10 के दम मैं लाया हूं आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आप लोग ध्यान से देखा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वह क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा गया है ना। तो 10 के दम में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 10 के दम का आज का पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किया गया था 1930 ईस्वी में। अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना 1930 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था ना। अखिल भारतीय दलित वर्ग ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर 1926 में नहीं 1930 में करते हैं। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास की स्थापना 1930 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर करते हैं। अंबेडकर जी की मुख्य मांगे थी दलितों के लिए अलग निर्वाचन। दलितों के लिए अलग निर्वाचन उनकी मुख्य मांगे थी। राजनीतिक प्रतिनिधित्व था, शिक्षा और सामाजिक समानता थी। उनके उद्देश्य दलितों को बराबरी और अधिकार दिलाना था। अब देखिए, 1930 में इन्होंने अपने साथियों द्वारा, अपने समाज द्वारा जब प्रताड़ित किया गया इनको पहले, तो 1930 में इन्होंने दलितों के लिए एक अलग डिप्रेस्ड क्लास के लिए अलग एसोसिएशन की स्थापना किया 1930 में। और 1930, 31 और 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में इनका मुख्य मुद्दा जो था वह था दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का ना। तो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए अंग्रेज राजी भी हो जाता है। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए अंग्रेज राजी भी हो जाता है। क्यों नहीं राजी होगा? वो तो समाज को बांटना ही चाहता था। तो उसके विरोध में गांधी जी यरवदा जेल में अनशन पर बैठ जाते हैं। तब 1932 ईस्वी में अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच यरवदा जेल में पूना पैक्ट होता है, पूना के यरवदा जेल में। अच्छा देखिए, 1926 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं अंबेडकर जी। 1926 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की? 1926 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1926 में। और अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना कब किए थे? 1930 में। अखिल भारतीय दलित वर्ग के विचार कब लाया था? 1930 में आया था। किनके द्वारा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा। पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया था। देखिए, मसौदा प्रस्तुत किया गया और तैयार किया गया, दोनों में अंतर है। तैयार किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा नहीं, अली जिन्ना के नेतृत्व में। इनके नेतृत्व में, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया था लाहौर में। कहां पर? लाहौर में। कब? 1940 में। लेकिन इस मसौदे को प्रस्तुत जो किए थे वह थे फजलुल हक द्वारा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मसौदे को प्रस्तुत किए फजलुल हक और मसौदा तैयार किए थे मोहम्मद अली जिन्ना। मसौदा कौन तैयार किए थे? पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा तैयार किए थे अली जिन्ना और उसे प्रस्तुत किए थे फजलुल हक। ठीक है, देखिए, पाकिस्तान प्रस्ताव, लाहौर प्रस्ताव। पाकिस्तान प्रस्ताव को किस नाम से जाना जाता है? लाहौर प्रस्ताव के नाम से। पाकिस्तान प्रस्ताव को किस नाम से जाना जाता है? लाहौर प्रस्ताव के। ए.के. फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। तारीख था 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा प्रस्तुत किए थे फजलुल हक, लेकिन तैयार हुआ था अली जिन्ना के नेतृत्व में। लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन में यह मसौदा तैयार होता है ना। पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा मुख्य रूप से मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में तैयार किया गया था अली जिन्ना के नेतृत्व में। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली सबसे पहले करते हैं। कौन करते हैं? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली करते हैं 1933 ईस्वी में। और पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने में हाथ होता है अली जिन्ना का, प्रस्तुत करते हैं फजलुल हक। याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यह जो था पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली करते हैं 1933 में। कहां करते हैं? नाउ और नेभर, इनकी जो पुस्तिका थी नाउ और नेभर में। आगे देखिए,
किस वर्ष आईएनए की स्थापना हुई थी? आईएनए की स्थापना, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1942 ईस्वी में कैप्टन मोहन द्वारा किया जाता है। कैप्टन मोहन जी थे, उनके द्वारा तैयार किया जाता है। और बाद में इसी का नाम आजाद हिंद फौज किया जाता है। आजाद हिंद फौज किया जाता है। आजाद हिंद फौज किया जाता है किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1943 में। 43 में आजाद हिंद फौज किया जाता है। 42 में आईएनए की स्थापना करते हैं कैप्टन मोहन। ठीक है, देखिए आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज की स्थापना, इसकी स्थापना मोहन सिंह ने की थी। कैप्टन मोहन सिंह कब किए थे? 1942 में। कैप्टन मोहन सिंह इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करते हैं जापान के सहायता से। किसकी सहायता से? जापान की सहायता से। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक लड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब भारतीय सैनिक वहां पर जापान के कब्जे में आ जाती है, तब मिलकर जापान के सैनिकों से मिलकर आईएनए की स्थापना करते हैं। सुभाष चंद्र बोस 1943 ईस्वी में आईएनए का पुनर्गठन किया और इसे मजबूत बनाया और आजाद हिंद फौज के रूप में प्रसिद्ध किया। 1943 में आजाद हिंद फौज के रूप में उसे प्रसिद्ध करते हैं। ठीक है, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के आजादी के समय लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली जो थे, लेबर पार्टी के, वही प्रधानमंत्री होते हैं लेबर पार्टी के। किस पार्टी के? लेबर पार्टी के। उस समय जॉर्ज सस्टम वहां के राजा होते हैं। जॉर्ज सस्टम इंग्लैंड के राजा होते हैं और उस पर आजादी के समय जो प्रस्ताव पारित होता है, आजादी का प्रस्ताव, भारतीय स्वतंत्रता प्रस्ताव को 18 जुलाई 1947 को पेश किया जाता है अंतिम रूप से। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्लीमेंट एटली। किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के। इंग्लैंड के राजा कौन थे? तो जॉर्ज सस्टम। इंग्लैंड के राजा कौन थे? जॉर्ज सस्टम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब लागू हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है उस पर अंतिम रूप से सबका साइन जो होता है वह 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? 18 जुलाई 1947 को। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को, यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पास हुआ। इसे ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। कौन? ब्रिटिश संसद ने इसे पारित किया था 18 जुलाई, डेट याद रखिएगा, 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को इसे अंतिम स्वीकृति मिली। किसके द्वारा? किंग जॉर्ज सस्टम के द्वारा। नीचे दिए गए प्रश्नों का सही कालानुक्रम क्या है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। सही कालानुक्रम कह रहा है ना, तो देखिए, चुनावी कानून सुधार पर संयुक्त संसदीय समिति 2024 में बनाई गई थी। चुनावी कानून सुधार पर संयुक्त संसदीय समिति 2024 में स्थापित की गई। चुनावी सुधार पर गोस्वामी समिति 1990 में बनाया गया था। चुनावी सुधार पर तारकुंडे समिति 1975 में बनाया गया था। राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध चुनाव आयोग का अभियान, अपराधीकरण के विरुद्ध चुनाव आयोग का अभियान 2002-2003 था ना, मुख्य रूप से 2002 मान सकते हैं। तब इसको कालानुक्रम माने समय के अनुसार सजा दीजिए। तो सबसे पहले 3, तब उसके बाद 2, तब हो जाएगा 4, तब हो जाएगा 1। 32-41 है क्या? 32-41, तब उधर से नहीं है 32-41, तो इधर से 32-41 कर दीजिए ना। 3-2-4-1, 3-2-4-1, सी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को होता है। इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है ना। मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ, निर्वाचन आयोग का गठन हुआ ना, अनुच्छेद 324 में। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 324, याद रखिएगा।
चुनाव आयोग का निर्वाचन, भारतीय निर्वाचन आयोग का किस अनुच्छेद में चर्चा? अनुच्छेद 324। पूरे देश में चुनाव करवाना, इसका काम जो है चुनाव आयोग का क्या काम है? देखिए, पूरे देश में चुनाव करवाना, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति आदि का। प्रमुख चुनाव सुधार समितियां इस तरह से थी, चुनाव समिति जो थी इस तरह से थी। तारकुंडे समिति 1975 में, अभी बताए हैं तारकुंडे समिति 1975 में। किसने बनाई? जनता पार्टी ने। किसने बनाई थी? जनता पार्टी। उद्देश्य चुनाव सुधारों में सुझाव देना। उसके बाद आया दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में, चुनाव सुधार के लिए गोस्वामी समिति 1990 में, चुनाव प्रणाली को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए। ठीक है। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में आई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था चुनाव में सरकारी फंडिंग, चुनाव में सरकारी फंडिंग करना, इसका मुख्य उद्देश्य था किनका? इंद्रजीत गुप्ता समिति का ना। उसके बाद आया लॉ कमीशन रिपोर्ट 1999 में, फिर उसका सुधार हुआ 2015 में ना। ठीक है। लॉ कमीशन रिपोर्ट 1999 में और 2015 में उसमें सुधार हुआ। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में, दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में और तारकुंडे समिति 1975 में। ये सब जो थे, या समितियां जो थी, वह चुनाव में सुधार के लिए ही बनाई गई थी। चुनाव को अच्छा, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कराने के लिए यह किया गया था। नीचे दिए गए प्रश्न में अभिकथन कारण के रूप में चिन्हित दो कथन, अच्छा अभिकथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है। अभिकथन सही है, कारण सही है, और कारण जो है सो अभिकथन का सही प्रतिरूप करता है, यह आंसर देना है। ठीक है। तो कथन है हमारा, अच्छा यहां अभिकथन लिखा गया है ना, भारत को राज्यों का संघ बताया है ना संविधान ने। अच्छा इस तरह से होगा, संविधान ने भारत को राज्यों का संघ बताया है, न कि एक संघ है ना। संविधान बताया है कि भारत राज्यों का संघ है, न कि एक संघ है। ठीक है। भारत राज्यों का संघ कहलाता है, संघ नहीं कहलाता है। भारतीय राजनीति एक अविनाशी संघ बनाने के लिए राज्यों के बीच समझौते का परिणाम। हाँ बिल्कुल। देखिए, जब भारत पूरे अखंड भारत का निर्माण किया गया बाल गंगाधर तिलक द्वारा, तो उस समय बहुत ऐसे राजा थे जो भारत के साथ स्वेच्छा से नहीं मिलना चाहते थे। भारत ये जो था, भारत एक संघ कब होता? जब सभी राज्य, सभी जो क्षेत्र थे, वह स्वयं से भारत में मिलने के लिए तत्पर होते, तब वह संघ कहलाता ना, अमेरिका की तरह। लेकिन यह सब जो था आपस में मिलने के लिए तैयार नहीं था, बरजोरी बलपूर्वक किसी को समझौता से मिलाया गया, इसीलिए भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। ठीक है। तो भारतीय राजनीति एक अविनाशी संघ बनाने के लिए राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है ना, समझौते का परिणाम ही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऐसा कौन है? ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है ना। हमारा आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए, अनुच्छेद 1 में दिया गया है, अनुच्छेद 1 में दिया गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स ना, मतलब राज्यों का भारत एक संघ है। अनुच्छेद 1 में दिया गया कि इंडिया जो भारत के नाम से जाना जाता है, जो भारत है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत जो है यह राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 1 में। राज्यों का आपसी समझौता नहीं, भारत का संघ अमेरिका जैसा देशों के तरह राज्यों के समझौते से नहीं बना है, बल्कि संविधान ने राज्यों को बनाया है, जबरदस्ती उसको बनाया गया है, अपनी स्वेच्छा से नहीं बना है। ठीक है। राज्य अलग नहीं हो सकते। अब कानून ऐसा बना गया, नियम संविधान के अनुसार ही अब ऐसा नियम बन गया कि अब राज्य, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है ना, अधिकार नहीं रखता है, अलग होने का अधिकार वह नहीं रखता है। मजबूत केंद्र को बनाया गया है, मजबूत इसीलिए केंद्र को, कनाडा के संविधान भी यही है कि वहां के केंद्र को मजबूत रखा गया है। यह जो है, यह प्रावधान कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन जो है, शक्ति का विभाजन कनाडा के संविधान से लिया गया है। और इसमें भी कनाडा के संविधान में था संघ सूची और राज्य सूची, और समवर्ती सूची जो है, संघ सूची कितने विषय हैं? संघ सूची 7वीं अनुसूची में हर केंद्र राज्य संबंध को या केंद्र राज्य शक्ति के बंटवारा को दिखाया गया। 7वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में, जिसमें एक है संघ सूची,
दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो है, यह समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, लेकिन केंद्र राज्य भी के बीच शक्तियों का बंटवारा कहां के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। याद रहेगा। चलिए, तो पूछेगा, अगर पूछ दे कि केंद्र को मजबूत बनाया गया, यह प्रावधान कहां के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से। ठीक है, एक ही संविधान पूरे देश में, एक ही संविधान लागू होगी ना, एक ही संविधान पूरे देश में लागू ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से गलत है ना? तो संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है, यह गलत कथन है, क्योंकि संविधान में मुख्यमंत्री के नियुक्ति के लिए विशिष्ट प्रक्रिया है। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं ना। वर्तमान में मुख्यमंत्री की मृत्यु के बाद यदि सत्तारूढ़ दल किसी नए नेता की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल को नए नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना होगा, यह सही है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है? गलत है 1 नंबर, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा ना। अनुच्छेद 163 राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगर किसी वर्तमान मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो नई नियुक्ति की प्रक्रिया इस तरह होती है। क्या होती है ऐसी स्थिति में? सो देखिए, मुख्यमंत्री पद तुरंत खाली हो जाता है। अगर वर्तमान मुख्यमंत्री की डेथ हो जाती है, देहांत हो जाती है, तो मुख्यमंत्री का पद तुरंत खाली हो जाता है। तब राज्यपाल आगे की कार्रवाई करता है। नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह तय होता है। उस पार्टी के गठबंधन का नया नेता चुना जाता है जिसे बहुमत दल प्राप्त हो। बहुमत प्राप्त हो, जिस दल को बहुमत प्राप्त हो उससे जो भी व्यक्ति चुना जाएगा उसे नया नेता, नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जो कौन तय करेगा? पार्टी तय करेगी। ठीक है, या गठबंधन तय करेगा। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। अध्यक्ष क्या करते हैं? वित्त मंत्री क्या करते हैं? राष्ट्रपति क्या करते हैं? CNG कैग क्या करता है? तो कैग जो है कार्यपालिका के वित्तीय संचालन की जांच करता है। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हर राज्य में एक AG ऑफिस होता है जो कार्यपालिका होती है उसके वित्तीय संचालन, जो वित्तीय खर्चा जो होता है उसकी जांच कौन करेगा? कैग करेगा। ठीक है, तो डी का दो है इसमें और इसमें, दोनों कट गया। ठीक है, अब देखिए, अध्यक्ष जो है मांगों पर चर्चा के लिए समय सीमा निर्धारित करता है। कोई भी समय सीमा निर्धारित जो होता है कि इतना दिन के अंदर आपको कार्य करने हैं, कौन करता है? अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, तो A का 1 हो गया, A का 1, इन दोनों में से ABC में है A का 1, तो हमारा आंसर A हो गया। तब वित्त मंत्री का क्या कार्य होगा? तब B का 4 हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना के निर्माण में भाग लेना वित्त मंत्री का काम है। C का 3, तो C का राष्ट्रपति का काम है। संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख करना। हालांकि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख करना राष्ट्रपति का काम है, लेकिन वार्षिक वित्तीय जो है वह व्याख्या करना वित्त मंत्री का काम है ना। बजट पेश करना किनका काम होता है? वित्त मंत्री का। ठीक है, आगे देखिए, यहां से चलते हैं। कार्यपालिका के वित्तीय कार्यों की जांच कैग करता है। 1 नंबर पॉइंट। ठीक है, कार्यपालिका के वित्तीय खर्च जो होता है उसकी जांच कौन करेगा? कैग करेगा। लेकिन उसकी समीक्षा जो है, उसकी जांच लोक लेखा समिति भी करेगी। लोक लेखा समिति भी उसकी जांच करेगी कि जो कैग जो रिपोर्ट दिया है क्या वह सही है या गलत है। कैग जांच करता है वित्तीय खर्च का, और उसको जांच करेगी कौन? लोक लेखा समिति भी जांच करेगी। ठीक है, जब तक नया नेता नहीं जो तो अच्छा, मुख्यमंत्री वाला इसमें आ गया है कि वरिष्ठ मंत्री को राज्यपाल चुन सकता है, या फिर जो दल है वह वरिष्ठ मंत्री को अपना नेता तब तक चुन सकता है, तो इसमें आ गया है। ठीक है, अब देखिए, लोक लेखा समिति
एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण समिति है जो सरकार के खर्चों की जांच करती है ना। गठन कब हुआ? 1921 में, ब्रिटिश काल में ही इसका लोक लेखा समिति का गठन हुआ था। वर्तमान रूप भारतीय संविधान लागू होने के बाद जारी संरचना इस प्रकार है कि कुल सदस्य 22 होंगे। लोक लेखा समिति में कुल सदस्य कितने होंगे? 22 होंगे। लोक लेखा समिति में कुल सदस्य 22 होंगे और 15 सदस्य होंगे लोकसभा के। लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होंगे। ठीक है। संसद में भारतीय वित्तीय विवरण राष्ट्रपति के नाम पर, लेकिन वास्तव में इसे संसद में वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति के नाम पर होगा बजट पेश, लेकिन पेश कौन करेंगे? वित्त मंत्री पेश करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 112 के तहत। ठीक है। संसद में जो बजट पेश होता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 112 के तहत। बजट पेश होने के बाद विभिन्न मंत्रालयों को मांगों पर चर्चा होती है। बजट जब पेश हो जाता है तब विभिन्न मंत्रालय जो मांग करती है उस पर चर्चा होती है। इन मांगों पर चर्चा के लिए कितना समय दिया जाएगा यह लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। तो देखिए, समय कौन तय करता है? अध्यक्ष। बतला दिए थे। अध्यक्ष क्या करते हैं? मांगों पर चर्चा के लिए समय सीमा निर्धारित करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। और राष्ट्रपति के नाम से संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख होता है और उसे पेश करते हैं वित्त मंत्री। ठीक है। और कैग क्या करती है? कार्यपालिका जो खर्चा करते हैं उसकी जांच कौन करेगा? कैग करेगा। और उसकी सहायता कौन करेंगे? लोक लेखा समिति। और देखिए, लोक लेखा समिति ही नहीं, प्राक्कलन समिति भी जांच करती है ना। ये जो एग्जाम हुआ है, क्या हुआ है कि जहां से उठाया है तहां से 4-5 क्वेश्चन लगातार उठा लिया है। जहां से उठाया है वहां से 4-5 क्वेश्चन लगातार उठा लिया है। अब देखिए, लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में पंचायती राज संस्थाओं को अप्रभाविता के संभावित कारण है? पंचायती राज भारत में असफल रहा, उतना सफल नहीं हुआ, इसके लिए क्या कारण है वह पूछ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल जैसे विभिन्न शासकीय कार्यों का हस्तांतरण 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनिवार्य नहीं था। हाँ, ठीक है, नहीं था। पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त की कमी, हाँ ये भी सही है, वित्त की कमी थी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के अनिवार्य प्रावधान होने के बावजूद इन कमजोर समूहों का प्रतिनिधित्व तो शायद ही हो। हाँ, ऐसा है कि आरक्षण तो मिल गया 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 1992 के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया भारतीय संविधान में, लेकिन आरक्षण तो मिल गया लेकिन उसका फायदा उस तरह से वो लोग नहीं उठा पाए। तो सब के सब सही पूछ रहा है कि अच्छा, हाँ कारण पूछ रहा है, तो सब के सब कारण है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोकतंत्र को गांव के स्तर तक मजबूत करना था। पंचायती राज व्यवस्था का क्या मुख्य उद्देश्य था कि लोकतंत्र को गांव तक उसको मजबूत करना था, लेकिन कई कारणों से यह पूरी तरह प्रभावित नहीं हो पाई। प्रमुख कारण क्या है? वित्तीय संसाधनों की कमी, अभी बतलाए हैं, नीचे पीछे था। प्रशासनिक नियंत्रण, शिक्षा व जागरूकता का अभाव, भ्रष्टाचार और पक्षपात। भ्रष्टाचार और पक्षपात जैसे अभी भी जाति के नाम पर लोग वोट देता है ना, तो ये सब गलत चीज है। राजनीतिक हस्तक्षेप मतलब जो बड़े ओहदे पर है वो लोग नीचे लोग को हस्तक्षेप करते रहते हैं। प्रशिक्षण की कमी, निर्वाचन सदस्यों का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। सामाजिक असमानता, योजनाओं का कमजोर क्रियान्वयन। ठीक है, सामाजिक असमानता भी एक कारण था। तो ये सब कारण था कि पंचायती राज व्यवस्था असफल रही। पंचायती राज का अर्थ है गांव में जनता द्वारा चुनी गई स्थानीय सरकार। अच्छा, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? स्वशासन के जनक किन्हें माना जाता है? तो रिपन को। किनको माना जाता है? रिपन को। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के जनक। तो सबसे पहले स्थानीय निकाय में सत्ता को, जैसे ग्रामीण स्तर तक सत्ता को बांट देने के प्रावधान सबसे पहले रिपन ने लाया था। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। इस व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को दिया गया, लेकिन यह मान्य कब से हुआ? 24 अप्रैल 1993 से। 24 अप्रैल को इसीलिए
24 अप्रैल को हम लोग क्या बनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से यह प्रभाव में आया है ना, पंचायती राज। इसलिए इस दिन हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? प्राचीन भारत में भी गांवों में पंचायती राज होती थी। आधुनिक पंचायती राज की शुरुआत, अब देखिए यहां पर मेन पॉइंट है, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो थी 1957 में बनी थी ना, बलवंत राय मेहता समिति ने यह सिफारिश की, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश कौन किए थे? बलवंत राय मेहता समिति। और इन्हीं के सिफारिश पर आज अधिकतर राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज चलती है। बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज चलती है ना। सबसे पहले पंचायती राज लागू करने वाला था राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य था राजस्थान। राजस्थान का नागौर जिला, राजस्थान का नागौर जिला। दूसरा था आंध्र प्रदेश। दूसरा कौन था? आंध्र प्रदेश। किस समिति के सिफारिश पर पंचायती राज लागू हुआ? बलवंत राय मेहता समिति पर। उस पर सुधार कई बार हुआ है ना, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय है वह सुझाव कौन दिए थे? बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय का क्या मतलब है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर यानी पंचायत समिति, मध्य स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। तो एक था ग्राम पंचायत ना, ग्राम पंचायत। दूसरा है पंचायत समिति, पंचायत समिति। तीसरा है जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला परिषद। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि त्रिस्तरीय में ग्राम स्तर पर है ग्राम पंचायत, मुखिया सरपंच इसके प्रमुख होते हैं। ग्राम सभा सभी मतदाता इसकी आधार इकाई है। मध्य स्तर पर पंचायत समिति माने ब्लॉक स्तर पर है पंचायत समिति ना, और जिला स्तर पर है जिला परिषद। बस इसी को याद रखना है, यही है त्रिस्तरीय हमारा पंचायती राज। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।